गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है आकस्मिक या तीव्र भू परिवर्तन, जिसको कहते हैं भूकंप। मतलब एक पार्ट है, इसके दो प्रक्रियाएं होती है, एक भूकंप और एक ज्वालामुखी। लेकिन आकस्मिक या तीव्र परिवर्तन होते क्या है? भू परिवर्तन कभी कभी अंतर्जात बलों के कारण भूपटल पर अचानक या अकस्मात धरातलीय परिवर्तन के साथ साथ विनाशकारी घटनाएं भी हो जाती हैं। ये घटनाएं आकस्मिक भू परिवर्तन कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। मतलब जो घटनाएं घट रही है अंतर्जात बलों के कारण, पृथ्वी पर जितना बल लगता है उसके कारण, या भूपटल पर अचानक से धरातलीय परिवर्तन होते हैं, धरातलों का चेंज होना या विनाशकारी घटनाएं जो होती हैं, उसके आधार पर आकस्मिक जो इतने भी परिवर्तन होते हैं, उन आकस्मिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? भूकंप या ज्वालामुखी के। इन दो कारणों से ही आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि यही दो कारण ऐसे होते हैं जिनसे पता नहीं पड़ता है कि कब पृथ्वी की भूपटल पर हलचल होगी, कब पृथ्वी का धरातल ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो सकता है, कब ज्वालामुखी उद्भेदन ज़्यादा होएगा। तो इन चीज़ों से भू परिवर्तन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, एकदम से चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हमें नहीं पता पड़ते, उसको हम आकस्मिक या तीव्र भू परिवर्तन कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। आज हम लेंगे भूकंप। भूकंप शब्द इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप, जिसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी की हलचल। भू प्लस कंप, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन या पृथ्वी की हलचल। किसी न किसी कारणों के कारण भूकंप अकस्मात एकदम से आता है, पता नहीं होता है कि कब आएगा, इसकी कितनी तीव्रता होगी, लेकिन पृथ्वी भौगोलिक घटनाओं के आधार पर पृथ्वी का हिलना या पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होना भूकंप कहलाता है। भूकंप भूगर्भ उद्गम केंद्र से भूकंप लहरें चारों ओर फैलती है। मतलब भूगर्भ उद्गम का जो केंद्र होता है, भूकंप का जो केंद्र है, उससे जो लहरें होती है भूकंप की, वो चारों ओर फैलती है। जिस तरीके से हम एक पानी, अगर हम कई जगह पानी भरा हुआ है, तालाब है, कुआं है, या एक छोटा सा गड्ढे में ही पानी भरा है, उसमें हम क्या करते हैं? पत्थर फेंकेंगे। पत्थर फेंकने से उस जो केंद्र के बीच में से जहाँ पे पत्थर गिरा है, उस पत्थर से जो लहरें चारों ओर उठती जाएगी। मतलब जो लहरें होती हैं वो चारों ओर क्या होती है? एकदम से गोल आकार में जाती है, देखा होगा हमने। तो वो क्या होती है? उद्गम केंद्र। मतलब जहाँ हमने हमारा पत्थर गिरा, वहाँ से वो लहरें क्या हो रही? चारों ओर बिखर रही, चारों ओर फैल गई, चारों ओर प्रवाहित हो गई। जब चारों ओर फैल गई तो वो क्या हुआ कि लहरों का बिखरना। तो उसी तरीके से भूकंप में भी होता है कि भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है, भूगर्भ का उद्गम केंद्र जो होता है, वहाँ से भूकंप उठता है और उसकी जो लहरें होती है वो चारों ओर फैलती जाती है। मतलब जितनी तेज उस स्पीड से भूकंप आएगा, उतनी तेज उससे लहरें चारों ओर और ज़्यादा क्षेत्र में फैलेगी। और जितनी कम स्पीड में भूकंप या उसका उद्गम केंद्र जितनी कम उसको होएगा, तो वो कम क्षेत्र में ही फैल कर रह जाएगी। धीरे धीरे जाकर वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, शांत हो जाएगी। जिस तरीके से जितने प्रवाह के साथ हम किसी गड्ढे में या कहीं पानी भरा हुआ है, उसमें जितनी तेज प्रवाह के साथ हम पत्थर फेंकते हैं, उतनी तेज प्रवाह के साथ लहरें ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाती हैं। और जितनी धीरे प्रवाह से हमारा पत्थर जाएगा, जितना कम हमारा दम लगेगा उसके ऊपर और पत्थर को फेंकने में, उतनी ही लहरें क्या होगी? कम मात्रा में और कम क्षेत्र में फैल के रह जाएंगी। एक गोलाकार आकृति जो बनती है, उस गोलाकार आकृति जो धीरे धीरे चारों तरफ फैलती जाएगी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम होगी। अगर हमारा दबाव कम है पत्थर फेंकने, हमारा दबाव पत्थर फेंकने का तेज है, तो वो लहरें भी तेज होगी। तो उसी तरीके से भूगर्भ का जो उद्गम केंद्र होता है, कि अगर भूकंप की स्थिति या भूकंप की तीव्रता तेज है, ज़्यादा तेज है, तो भूकंप की लहरें चारों ओर ज़्यादा क्षेत्र में फैलेगी। भूकंप उद्गम के केंद्र में जो स्पीड है उसकी वो कम है, तो उसकी जो लहरें होंगी वो कम क्षेत्र में फैलेगी। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है, जो भूकंप की उत्पत्ति मतलब जहाँ से उद्गम जो केंद्र होता है, भूकंप की उत्पत्ति, उसे भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। मतलब जो केंद्र होता है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस स्थान से होती है, उसे भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर
भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ भूकंप की लहरों और अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है, मतलब जिस केंद्र पर भूकंप की लहरों का अनुभव या केंद्र के ऊपर ठीक ऊपर जहाँ भूकंप की लहरों का अनुभव किया जा रहा है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। लहरों का अनुभव होना या लहरों का पता पड़ना अधिगम केंद्र होएगा। भूकंप का उद्गम केंद्र चारों ओर लहरों का फैलती है जहाँ से वो उद्गम होएगा, और जहाँ से उत्पत्ति होती है मतलब जहाँ से जो उद्गम केंद्र है उसे भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। तो मतलब भूकंप हम क्या कहेंगे, सीधी सी भाषा में अगर हम कह सकते हैं कि भूकंप ऐसी सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम इसकी परिभाषा दें कि पृथ्वी पर हलचल होना या पृथ्वी में कंपन होना भूकंप कहलाता है, जो किसी भी कारण से आता है। तो इसके आने के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है अचानक हलचल, ज्वालामुखी उद्वेद, ज्वालामुखी से या कभी कभी पृथ्वी में अचानक हलचल उत्पन्न होती है। हलचल उत्पन्न होगी जिससे क्या होता है कि यहाँ भूकंप आया है। अब अचानक हलचल कब होगी, हम ये कह सकते हैं या तो अत्यधिक दबाव के कारण, या हम ये कह सकते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्वेदन होता है या पृथ्वी की जो स्थिति है वो कमजोर है तो उस जगह पे वो चीज़ें ज़्यादा अनुभव करी जाती हैं। तो अचानक हलचल के कारण भी भूकंप आ जाता है। अचानक कभी कभी पृथ्वी की भूपटल में अचानक परिवर्तन या अचानक हम ये कह सकते हैं कि कंपन उत्पन्न होने लग जाता है, उससे ही भूकंप आता है। ज्वालामुखी उद्भेदन, जितनी तेज स्पीड से ज्वालामुखी निकलता है ज्वालामुखी उद्भेदन होएगा उससे के कारण भी भूकंप आते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी उद्भेदन की जब लावा है उसके साथ में कई सारे खनिज पदार्थ निकल कर आ रहा है, लावा निकल कर आ रहा है। लावा क्या होता है, अगर वो ठोस अवस्था में जम गया तो वो ज़्यादा उद्भेदन मतलब ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हलचल नहीं देगा। लेकिन अगर वो तरल अवस्था में ही रहा और वो नमी या उसमें ये कह सकते हैं हम वो कोमल रहा लावा, तो उस जगह पर अगर जरा सी भी पृथ्वी के अंतर्गत कोई क्रिया होगी तो उससे क्या होएगा, वो जल्दी से जल्दी प्रभावित होएगा और उसमें वो भूकंप का कारण या भूकंप का केंद्र उद्गम केंद्र बन सकता है। तो ज्वालामुखी उद्भेदन जितनी जगह पे जिस जगह पे ज़्यादा ज्वालामुखी उद्भेदन होते हैं उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, भूकंप आने के कारण भी बनते हैं। दूसरा है तीसरा है गैस व जलवाष्प कमजोर भूपटल। कभी कभी अचानक पृथ्वी के भूपटल के अंतर्गत गैस या जलवाष्प के अत्यधिक दबाव के कारण, अत्यधिक जितना गैस और जलवाष्प का दबाव बढ़ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर गैस उसके अंदर इकट्ठी होती जाएगी, वैसे ही वो क्या होएगा, एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो उससे क्या होती है, कमजोर जो भूपटल होता है वो कमजोर भूपटल प्रभावित हो जाता है गैस और जलवाष्प के कारण, और दबाव के कारण वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से अगर हम ये सीधी सी बात हमें अगर एक उदाहरण के तौर पर लें कि मनुष्य अत्यधिक खाना खा लेता है, पेट में क्या होता है, दबाव बढ़ता जाता है, गैस बढ़ती जाती है, गैस बनती जाएगी, दबाव बढ़ रहा है तो वो क्या होएगा, गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब वो किसी भी उसमें निकल सकती है, वॉमिट के तौर पे निकल सकती है, लूज मोशन के तौर पे निकल सकती है, गैस बन के निकल सकती है। उसी तरीके से जब पृथ्वी के भूपटल में भी गैस और जलवाष्प के कारण दबाव बढ़ता जाता है तो वो क्या करती है, कमजोर भूपटल जहाँ होएगी उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि ठोस भूपटल जल्दी से कभी भी भूकंप के लिए ठोस भूपटल कभी भी जल्दी से प्रभावित नहीं होती है। कमजोर भूपटल जल्दी प्रभावित हो जाती है और उस जगह से वो अपना एक स्थान बना लेती है निकलने के लिए। तो वहाँ से भी भूकंप के केंद्र या भूकंप आने के कारण होते हैं। तटीय क्षेत्र, जिस तरीके से प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं उसी तरीके से प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में भी भूकंप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो तटीय क्षेत्र भी कमजोर क्षेत्र होते हैं, तो तटीय क्षेत्र भी प्रभावित करते हैं। तटीय क्षेत्र भी कारण होते हैं ज्वालामुखी आने का, क्योंकि कमजोर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जब वहाँ पर ज्वालामुखी उद्भेदन या ज्वालामुखी आ रहे हैं तो उसके कारण से क्या होता है, पृथ्वी या भूपटल जो होता है कमजोर हो जाता है, इतनी उसमें क्षमता नहीं होती है और वो जल्दी से छोटी छोटी हलचलों को भी सहन नहीं कर पाता और भूकंप आने के कारण हो जाता है।
तटीय क्षेत्र जिस तरीके से ज्वालामुखी ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं जापान में भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जापान की जो भूमि है वो तटीय क्षेत्र के आसपास की है, तो वहाँ पर भूकंप आने का कारण है सबसे ज़्यादा भूकंप। और भारत में अगर हम भूकंप सबसे ज़्यादा होंगे तो हिमालय पर्वत के तटीय क्षेत्रों में आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप, क्योंकि वहाँ की भूमि क्या है पर्वत, लेकिन वहाँ पर जितने जो अवस्था है, जिस जगह पे पर्वत या अरावली पर्वत वाला ज़्यादा नहीं है, उस जगह उस क्षेत्र को ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और जिस क्षेत्र पे है उस क्षेत्र को ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था भूकंप का बहुत कम आते हैं, या जहाँ पर ठोस भूपटल होता है वहाँ पर ये बहुत कम आते हैं। और जिस जगह पे कमजोर, या हम ये कह सकते हैं जैसे कच्छ का रण, वहाँ पर क्या है समुद्र है, समुद्र के कारण वहाँ पर की तरह जो भूमि है वो क्या है दलदली है, नमी वाली है, कोमल है, तो वहाँ पर भूकंप ज़्यादा से ज़्यादा आता है, वहाँ उस क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब भूकंप के लाभ, हानियाँ तो भूकंप से बहुत होती है, लेकिन कुछ लाभ भी होते हैं भूकंप के। जैसे सबसे पहला है उपजाऊ भूमि। भूमि का कई सारा भाग होता है जो दब जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर एक परत जमती जाती है। जब भूकंप आता है तो उससे कई बार उपजाऊ भूमि उभर कर बाहर निकल आती है, जो तो वो क्या होती है कृषि के काम के लिए, किन्हीं और कामों के लिए भी हमारे काम आती है। तो सबसे पहला लाभ होता है कि उपजाऊ भूमि का, भूकंप के कारण उपजाऊ भूमि का ऊपर की ओर उभार होना या ऊपर की ओर आना। दूसरा है नवीन व भू आकारों का निर्माण। भूकंप के कारण बहुत सारे नवीन भू आकारों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि भूकंप आगे चले गया, लेकिन जिससे जितनी भू हलचल वो करके गया, उससे क्या नई नई सारे भू आकारों का निर्माण है, मतलब भूमि के अंतर्गत या भूमि के ऊपर नई नई आकृतियाँ बनी, तो उसका निर्माण भी होता है। तीसरा है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ जिस तरीके से ज्वालामुखी के साथ में खनिज पदार्थ, लावा और जितने भी खनिज पदार्थ निकल कर बाहर आते हैं, उसी तरीके से भूकंप जब आता है तो भूकंप के साथ में भी कई सारे खनिज पदार्थ अगर तेज इसमें उसमें होता है, तो भूकंप उस अभिकेंद्र से कई सारे खनिज पदार्थ एकदम से निकल कर बाहर की ओर आ जाते हैं, तो कई सारे खनिज पदार्थों की भी प्राप्ति होती है। चौथा होता है झीलों का निर्माण। भूकंप आने के कारण कई सारी जगह पे जो कोमल भूमि होती है, तो वो क्या होती है नीचे की ओर दब जाती है, और उसके ऊपर पानी की मात्रा आ जाती है। जब पानी ऊपर की ओर आ जाता है तो उधर क्या होता है झीलों का निर्माण हो जाता है। अब भूकंप की हानियाँ, भूकंप से हानियाँ हम ये कह सकते हैं कि कई सारी बड़ी बड़ी इमारतों का गिरना, लोगों का प्रभावित होना, जनजीवन अस्त व्यस्त होना, या हम और भी कई सारे कारण ले सकते हैं। तो पृथ्वी का फटना, लोगों को नुकसान हानि पहुंचना, तो हानियाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन कई सारे लाभ भी होते हैं सारी को, क्योंकि क्या है आकाश में घटना है, धरातलीय घटना है, तो कुछ लाभ भी होंगे और कुछ हानियाँ भी होती हैं, तो कई सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके से भूकंप के बहुत सारे हानियाँ ज़्यादा होती है, लाभ भी होते हैं, और कारण कई सारे होते हैं, और जिसमें से मैंने 4 कारण आपको बता ही दिए। इससे संबंधित आपके नोट्स और आपके क्वेश्चन आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे।